नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा जो है काफ़ी संवेदनशील है, दुखद है, थोड़ा डरावना भी है और एक चिंताजनक बात है। और हम सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, हम इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। घटना जो है कोटा की है। कोटा आपको मालूम है कोचिंग का सेंटर है पूरे देश में आईआईटी मेडिकल के लिए। कोटा में 9 दिन से लापता छात्र की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रचित का शव मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के चंबल घाटी में मिला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला रचित कोटा में रहकर आईआईटी जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 11 फरवरी को टेस्ट देने की बात कह करके हॉस्टल से निकला था, उसके बाद से लापता था। रचित की तलाश में पुलिस ने सर्च अभियान छेड़ा था। सिटी एसपी अमृता दुहन ने बताया कि लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इस सर्च में 70 से अधिक पुलिस जवानों को लगाया गया था। आखिरकार 2 किलोमीटर दूर जो है एक शव मिला है, खाई नुमा जगह में शव मिला जो पेड़ से लटका हुआ था। रचित के परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। सवाल उठ रहा है कि रचित जो है वो यहाँ पहुँचा कैसे। रचित की मौत कोई हादसा है या कोई साजिश। और हर्षा ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले आपको वो दिखाते हैं। बहुत ही दुखद खबर है कि 11 फरवरी को जो छात्र लापता हुआ था उसका शव अब कोटा के जो बाहर चंबल नदी है उसके पास जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की जो वन है वहाँ पर उसका शव मिला है। एक खाई में एक तरह से गिरा हुआ था शव। लगता है कि छात्र ने वहाँ ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ सर कूद के अपनी जान दी है। जो ये छात्र है इसने टेस्ट देने के बाद ये हॉस्टल के बहाने निकल गया था और उसके बाद में इसके जो लास्ट लोकेशन थी वो वहाँ पे एक महादेव का मंदिर है, वहाँ पर इसका बैग, चाबी और बताया जाता है कि मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर मिला था। उसके बाद में लगातार सर्च ऑपरेशन चला था छात्र को ढूंढने के लिए। करीब करीब 70 एसडीआरएफ के जवान, पुलिस इसमें लगे थे, ड्रोन भी लगाए गए थे। गोताखोरों ने भी नदी का पूरा नदी में भी उसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन आखिरकार यहाँ पर इसका शव मिला है। बहुत ही दुखद घटना है। ये 5वां ऐसा केस है जहाँ कोटा में छात्र ने सुसाइड किया है कोचिंग के प्रेशर से, पढ़ाई के प्रेशर से। और लगातार इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं बहुत चिंता का विषय है। कई विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि कोचिंग में जो बच्चे आ रहे हैं, करीब 2 लाख बच्चे एक समय में कोटा में होते हैं, आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज लिमिट होना चाहिए कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को दाखिला नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि जो बच्चों का एप्टीट्यूड है उन्हीं को कोचिंग में दाखिला मिलना चाहिए, ना कि सब बच्चों को वहाँ पर भर दें। क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा आएंगे कोचिंग में उतना ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन बच्चों को मुनाफा का जरिया नहीं सोचकर जो उनका बचपन है, जो उनको किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, उनके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उन सब पर ध्यान देना चाहिए। और क्या है कोटा से जो रिपोर्ट आई है वो भी दिखाते हैं, क्या है वहाँ पे ज़मीनी हकीकत ये दिखाते हैं आप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पीयूष को भी लापता हुए 1 हफ्ता हो गया है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन लगातार जो है पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस भी कह रही है कि तलाश की जा रही है। जो उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन थी, जो सीसीटीवी फुटेज स्टेशन का पुलिस को मिला है, उसके बाद जो है वो कहाँ गया इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजन लगातार जो है पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। उनके परिजन मेरे साथ हैं, पीयूष की माँ जो है वो मेरे साथ है। जी, क्या बात हुई अभी तक, क्या बात हुई? आप कल भी मिले थे पुलिस से। कल हमें एडिशनल एसपी मिली हैं। मैम ने बहुत अच्छे से बात की, उसके बारे में जानकारी ली कि उसका व्यवहार किस प्रकार का पहले था या अब आपको कुछ चेंज लगा, तो वो सब हमने उन्हें बताया है। क्या लग रहा है अब आपको, आप लोगों को? पुलिस उनकी बातचीत का व्यवहार अच्छा था, तो हमें लग रहा है शायद वो कुछ करेंगे हमारे लिए। लास्ट लोकेशन के बाद में वो बताया जा रहा था वो किसी ऑटो वाले ऑटो में, रिक्शा में बैठा था,
जी, कल हमारी एएसपी मैम से बात हुई थी, तो उनको हमने बताया कि लास्ट लोकेशन जो उसकी दिखा रहे थे, पहले जो पुलिस से हमें जानकारी मिली थी कि उसकी स्टेशन के पास लास्ट लोकेशन मिली थी। तो जो एक ऑटो वाला उनको मिला है जो शायद उसके पास में था या उसके साथ में निकला होगा, तो उन्होंने उससे भी पूछताछ की है और आगे की जानकारी वो अब ऑटो वाले से ले रहे हैं और उसके बारे में आगे बताएंगे जो भी है। हमें ये बताया है कि बस हमने उसको ले लिया है और अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं उसको ढूंढने के लिए, और जल्दी ही आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो पुलिस जो है वो पूरा भरोसा दिला रही है। आपका बच्चा भी यहाँ रहता है, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था? आपके बच्चे से आपकी बात हुई होगी, पीयूष का किस तरह का वो था? नहीं, उसको कुछ ज्यादा पता नहीं है। जो थोड़ा बहुत पता था, पुलिस ने जो इंक्वायरी करी है उसने बता दिया है। तो उसके व्यवहार में चेंज किया, वो अंदर पहले से ही अंदर रहता था, तो उन्होंने जानने की पढ़ रहा होगा, ऐसे ऐसे कुछ लगाया आइडिया। तो कभी वो उन्होंने देखा नहीं कि भाई पहले वो ब्रिलियंट बच्चा था, तो उन्होंने ध्यान दिया कि पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। तो उन्होंने ज्यादा उनको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि दक्ष मावी मेरा बच्चा है, उसको पता नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा कि क्या वो कर रहा था क्या नहीं, उसको ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में। आप एक पेरेंट्स हैं, कई दिनों से यहाँ पर हैं, क्या लगता है आपको यहाँ कुछ कमियां लगती है आपको कि बच्चों की सार संभाल में कहीं कमी रह रही है? और मुझे तो बस इधर से एक तो एलन की तरफ से कोई रिस्पांस, मतलब कोई बंदे ने कांटेक्ट नहीं किया कि हमारा बच्चा गायब है। ये सबसे बड़ा इश्यू लग रहा है मुझे। तो पुलिस फिर भी कर रही है। तो ये कल मैं आईजी साहब से भी मिला था, रविंद्र गौड़ जी, और एसपी डॉक्टर हैं, वो एसपी लेडी हैं, वो भी मिली थी, डॉक्टर साहब। तो उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है कि दो दिन दे दो हमें, और आपका बच्चा हम दे देंगे। लेकिन ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है कि एलन कोचिंग में वो कोचिंग ले रहा था, वो उनका कोई भी आदमी हमसे नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा इशू है कि बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको प्रचार कर दें कि इधर कोई कुछ ना भेजे अपने बच्चे को। तो परिजन जो है उनमें गुस्सा भी है और उनको एक उम्मीद भी मिल रही है पुलिस की ओर से। पुलिस अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है कि जो बच्चा लापता हुआ है उसकी तलाश लगातार की जा रही है और जल्दी पुलिस को सफलता भी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन की पालना की जहां तक बात आती है, तो परिजनों का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है कोचिंग संस्थानों की ओर से जो लापरवाही की जा रही है, वो लापरवाही जो है यहाँ पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्चा जब स्ट्रेस में था या बच्चा जब लापता हुआ, उसके बाद भी जो है कोचिंग संस्थानों की ओर से परिजनों से कोई संपर्क नहीं किया गया, कोई सकारात्मक जवाब उनको नहीं दिया गया। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और इस पर बात करने के लिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर BS शेखावत साहब हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है साइकेट्री कोटा के। BR ग्वाला साहब हैं, रिटायर्ड IPS हैं, इस मुद्दे को अच्छी तरह जानते हैं। शाकिर भी हमारे साथ, और हमारी रेजिडेंट एडिटर भी जयपुर से जुड़ गई है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ। डॉक्टर शेखावत, इस मामले में क्या किया जाना चाहिए था? अभी तक हमने देखा था कि बच्चा कोटा में ही होता था और वो सुसाइड हो जाती थी। इस बार बच्चा इतनी दूर चला गया, उसके पीछे क्या भावना रही होगी उस बच्चे की? और एक बच्चा तो अभी तक गायब है। देखिए सर, कोटा में कोचिंग के लिए प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख बच्चे आते हैं। कोटा इस तरह से विख्यात है कि यहाँ बच्चे जो कोचिंग लेते हैं उनकी सफलता का रेट दूसरी जगह से अधिक है। लेकिन प्रयास तो जिला प्रशासन भी करता है, कोचिंग सेंटर वाले भी नहीं चाहते कि उनके यहाँ सुसाइड हो। मनोचिकित्सक भी ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए गाइडलाइन भी बनाई जाती है। कोटा में कोई नहीं चाहता, क्योंकि कोटा की सारी जो इकोनॉमी है वो कोचिंग पे बेस्ड है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि गाइडलाइन और जितने सजेशन दिए जाते हैं उनका कितना इफेक्टिवली हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये एक थोड़ी मोटी बात है। इसके अलावा जैसे आप पूछ रहे हैं कि इस बार कुछ दूर जा करके और बच्चे ने आत्महत्या की। आत्महत्या को एक मानसिक रोग माना जाता है। जीवन में जब लगातार बच्चे के मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, शुरू में वो उससे जूझने का, उससे उबरने का प्रयास करता है,
पर एक स्टेज पे जाकर के उसको लगता है कि अब और कोई चारा नहीं बचा है, अब इस जीवन को समाप्त कर देने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं। उसके पश्चात वो कई तरह की चीजें उसके दिमाग में आती है। कई बार वो पूरी तरह से निर्णय भी नहीं कर पाता है, तो जैसे वो निकल जाए, उसको करें न करें के बीच की स्थिति में वो कई दूर चला जाता है। फिर एक क्षण उस पे ऐसा आता है कि उस पे नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो उस वक्त दो तरीके से वो सुसाइड कर सकता है, या तो वो प्लान करके करे, या जब उसका मन करे कि अभी कोई फायदा नहीं है तो उसको जो भी रास्ता सूझे उसके हिसाब से वो आत्महत्या कई बार कर। जी, ग्वाला साहब के पास आऊँ। सर, क्या प्रशासन, आप तो रिटायर्ड आईपीएस हैं यहाँ पे और आपने काम किया है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, क्या आइडियल सिचुएशन, खैर आइडियल की तो बात नहीं करनी चाहिए, क्या मिनिमम होना चाहिए एक बच्चे को किस तरह से उस अवसाद से निकालने के लिए, क्या सेफ्टी नेट होना चाहिए? मैंने कोटा में काम भी किया है और बहुत निकट का अनुभव रहा कोटा से, काफ़ी लंबा। 78 से लेके आज तक जो कोटा में जो चेंज आया है, पर्टिकुलरली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोटा की इंडस्ट्री, पहले कोटा इंडस्ट्रियल टाउन था, आजकल ये एजुकेशनल हब है। रेट ऑफ सक्सेस की बात सही है कि रेट ऑफ सक्सेस है, पर जिस 2 लाख बच्चे आते हैं, 2 लाख बच्चों का रेट ऑफ सक्सेस अगर कहीं भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। कंपेरेटिव देखा जाए सब जगह बच्चे आते हैं। कोटा की कोचिंग सेंटर्स को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, जिनके पास 8 बच्चों से जिन्होंने शुरू की, आज उनके बच्चों का उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया है एजुकेशन के मामले में, और एक कॉमर्शलाइज्ड मामला हो चुका है कम्प्लीटली। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। हर 7वें दिन, हर वीक में उनके एग्जाम्स होते हैं। ग्वाला सर, आपने अपने बच्चे के पेरेंट को सुना होगा, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, उनके पेरेंट ने कहा पुलिस वाले मिले, सब सारे अधिकारी मिले, एसपी मैडम भी मिली, लेकिन कोचिंग वाला कोई अभी तक मुझसे नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन पुलिस वालों को भी कोचिंग वालों से कांटेक्ट करने में दिक्कत आती है। वो इतने इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं, इतने पावर हंग्री हो गए, या इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उनको केवल अपने व्यापार के अलावा और कोई काम नहीं है। और बच्चे जितने ज़्यादा भर्ती कर लो और दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट्स दे करके ऐसा एक ऑरा डेवलप कर देते हैं कि अगर ये बच्चा वहाँ भर्ती नहीं हुआ तो वो पास हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ज़बरदस्त, एक दुखद स्थिति है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि ऐसे जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के रहने की पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं, पीजी हाउसेज चल रहे हैं, उनके खाने का पता नहीं, रात भर बच्चे वहाँ सड़कों पे, मैं देखता हूँ जब जाता था तो चाय पीने के लिए नींद नहीं आया, बच्चे सड़कों पे आते बेचारे घूमते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको फोर्स्ड वे में वहाँ भर्ती किया जाता है कि नहीं तू तो यहीं भर्ती हो और यहीं पास होने के बाद तू सक्सेस हो जाएगा। बच्चों का एप्टीट्यूड है या नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बच्चों का मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या है ये पता सबको होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स में तो ये बात विशेष तौर से इवन पेरेंट्स को बतानी चाहिए कि आपका बच्चा इसके काबिल है भी नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है सर। कभी कभी जो है पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। हर्षा के पास चलते हैं, हमारी रेजिडेंट एडिटर। हर्षा, हम चाहते नहीं है कि इस मुद्दे पर हम बार बार प्रोग्राम करें, लेकिन हम फोर्स होते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब ये इस चीज़ को, ये जो साइकिल है, इससे कैसे निकला जाए? कोई बच्चा कमज़ोर है, माँ बाप को भी समझ देना चाहिए कि हर कोई नहीं बना है आईटी करने के लिए, फिर भी सब धक्का मारते हैं और बच्चा टूट जाता है बाद। मनोरंजन, जो ग्वाला साहब ने कहा है, और मैंने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया है फील्ड पे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एक्चुअली इंश्योर दैट द गाइडलाइंस इन कोटा आर फॉलोड। एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करता है, लेकिन ये जो बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और जो कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका, जैसे वो कह रहे हैं, बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत बड़ा कारोबार है, और हर बच्चा जो आता है उनके लिए रेवेन्यू है। तो गाइडलाइन ये आई है कि जो बच्चा क्या एप्टीट्यूड है, आप एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए और उस बच्चे को दाखिला दीजिए। हर बच्चे को आप नहीं भरिए, क्योंकि आपको उनसे मुनाफा है। तो बच्चों को मुनाफे के जैसे मत देखिए, उनको एक ह्यूमन बीइंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह से देखिए, जिसका आप बचपन कोटा में नहीं गुजरता है। क्योंकि कोटा में, जैसे मैंने डॉक्टर भरत शेखावत से भी कई बातें की हैं, डॉक्टर भरत शेखावत ने मेरे को बताया कि वहां पर बचपन नहीं है, इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। आप कोटा में हैं, आप प्रेशर कुकर में हैं, आप ना तो खेल सकते हैं, ना आपके फ्रेंड्स होते हैं, ना आपके प्लेग्राउंड है,
आपने सुना कोटा में जो शाकिर ने इंटरव्यू किया, जो कजन्स हैं एक ही फैमिली से, वो कह रहा है कि वो बच्चा इतना आइसोलेटेड, इसको पता ही नहीं चला कि डिप्रेशन में है। सो चिल्ड्रन आर गेटिंग आइसोलेटेड इन कोटा। दूसरी बात है कि जो गाइडलाइन की बात है, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक सर्टेन एज पे ही बच्चों को लेना चाहिए, लेकिन वो हमको देखने को ही नहीं मिल रहा है, ना ही वो गाइडलाइन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रशासन के हाथ से बाहर चली गई है। दिस इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, बिकॉज कोटा कमर्शियली बहुत ज्यादा पावरफुल है वहां पे। साकिर के पास चलते हैं। साकिर, एक तो पहले अपडेट बता दीजिए कि क्या है अपडेट इन दोनों बच्चों का। एक की तो जान चली गई, दूसरा बच्चा शायद है जिंदा, नहीं है, हमें मालूम नहीं। क्या अपडेट है आपके पास और क्या कर रही है कोटा प्रशासन? आप तो ग्राउंड पे खड़े हैं। ये देखिए, जो दूसरा बच्चा है पीयूष कसानिया, उसको लेकर के जो है पुलिस का कहना है कि उनको कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्दी उसका पता चल जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के सुराग लगे हैं और बच्चा जो है कहाँ इस वक्त है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है, क्योंकि परिजन लगातार पुलिस पर इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। और राजगढ़ वाला जो बच्चा रचित जो लापता था, उस वाले मामले में पुलिस की पूरी टीमें लगी हुई थी और इस दौरान ये दूसरे बच्चे के लापता होने का भी मामला उजागर हो गया। तो फिर जो है अब पुलिस इस वाले लड़के की तलाश में जुटी हुई है। एसपी से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ क्लू मिले हैं, कुछ अहम सुराग मिले हैं, तो जल्दी जो है उसका पूरा खुलासा होगा। कई बार ऐसा भी होता है बाबा कि बच्चे जो है घर से, यहाँ से जो है मोबाइल बंद करके कई रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं या घूमने चले जाते हैं और 2-5 दिन बाद उनको वो अपने परिजनों से संपर्क करते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस वाले बच्चे के मामले में भी ऐसी खबर आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि परिजन लगातार एक मेरा सवाल है साकिर, लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। साकिर, आपने जो माता पिता का इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक सबने संपर्क किया, कोचिंग वाले ने संपर्क नहीं किया। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भी लिया। कोचिंग वाले क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं ऐसी घटना के बाद उनसे बात करने के लिए? कि देखिए बाबा, कोचिंग ये जो जो निर्देशक वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब रिजल्ट आता है और जब रैंक आती है तब तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम जो मीडिया है उससे वो मुलाकात करते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो किनारा कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। परिजनों ने जो आरोप लगाया है उस आरोप को लेकर भी हमने बात की थी कोचिंग में। तो कोचिंग वालों का कहना था कि उनकी जो वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है कोचिंग की, वो लगातार जो है संपर्क कर रही है परिजनों से, उनके साथ में भी जा रही है। लेकिन परिजन पूरी तरह से साफ तौर पर आज भी परिजनों ने कहा और कल भी कहा था कि कोचिंग संस्थान की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चे के बारे में भी जानकारी नहीं दी। इस तरह का परिजनों ने कहा है कि बच्चा किस तरह टेस्ट में चल रहा था, इस बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस को जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों का जो रवैया है, वो टॉप जो बच्चे होते हैं, जो मेरिट के बच्चे होते हैं, जो रैंकर होते हैं, उन्हीं पर फोकस रहता है। ये बात कोटा में सब लोग जानते हैं और हम भी कई बार खबरों में बता चुके हैं। बाकी जो बच्चा होता है, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और उसमें जो टॉप आने वाले बच्चे हैं, जिनके अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन और जिनके होर्डिंग्स लगने होते हैं, उन बच्चों पर पूरा कोचिंग की पूरी मशीनरी काम करती है। जरूर डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक जो वर्ड हर्षा ने भी यूज किया कि प्रेशर कुकर सिचुएशन में फंस जाते हैं, बच्चों को भी नहीं पता चलता, माँ बाप को तो खैर पता ही क्या चलेगा। ये प्रेशर कुकर सिचुएशन से बचाने के लिए आप कोटा में है, क्या आपने पहल नहीं करी कोचिंग वालों के लिए, प्रशासन को, कि भाई साहब इस सिचुएशन से कैसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हर्षा मैडम ने भी बताया है, हमको क्या करना चाहिए ये लगभग स्पष्ट है, पर हम उसको ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इसमें कई तरह की अड़चने हैं। सबसे बड़ी अड़चन तो ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी आत्महत्या से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता। शुरू में जब हमने आज से करीब 15-20 साल पहले कोशिश करी कि हम बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताएं, तो हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्री नहीं होने दिया जाता था और उनको ये कहा जाता था कि भाई हमारे यहाँ इस तरह के कोई इश्यूज नहीं है और आप ये सब नहीं करें। हमने फिर एक हेल्पलाइन की स्टार्ट करने की कोशिश करी। हेल्पलाइन आज भी चलती है। उस वक्त भी लोगों ने हेल्पलाइन के नंबर लगाने से भी मना कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रशासन ने और उनको
किसी भी तरह से कहा तो थोड़े बहुत वो माने। शुरू में हमने उनको 2 सुझाव दिए थे कि एक तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलर होने चाहिए और जरूरत पड़े तो 24 आवर हेल्पलाइन होने चाहिए। तो प्रशासन के दबाव में उन्होंने काउंसलर रखे, लेकिन वो उतने क्वालिफाइड हैं, वो इस काम को फुल टाइम करें, ये संदिग्ध है। दूसरी बात ये है कि कितने भी काम करें हम, लेकिन असल बात यह है कि रिजल्ट तभी आएगा जब हम वास्तव में इसको दिल से करना चाहें। जैसा अर्षा मैडम ने बताया, प्रेशर तो चारों तरफ है। माँ बाप बिना ये सोचे समझे बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं कि बच्चा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हिसाब से तो बच्चों के पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, जरूर बच्चों का टेस्ट होना चाहिए, और अगर बच्चा अपने आप को इस लायक नहीं पाता है तो उसका एडमिशन जबरदस्ती या नहीं किया जाता। सही कहा। इसके पश्चात जो माँ बाप हैं वो रोजाना उसको फोन करते हैं, उसको ये याद दिलाते हैं कि हमने कितना पैसा लेकर के किस कठिनाई परिस्थितियों में आपको वहां भेजा है, तो आपको हर हालत में सफल होना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ ज्यादा ध्यान उन्हीं बच्चों पे देते हैं जिनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, जिसको यहाँ स्टार बैच कहते हैं। ग्वाला साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्या जब आप काम कर रहे थे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, तो क्या वो आपकी बात मानते थे या आपको सीरियसली लेते थे कि प्रशासन ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, काउंसलर होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, क्या ये सब चीज़ करने के लिए राजी था या केवल दिखावे के लिए होता था? नहीं, वो बिल्कुल राजी नहीं थे और वो इस चीज को ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते थे, इसको इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहते। दे वांटेड टू अवॉइड ऑल दोज इश्यूज। और आप मानेंगे नहीं कि जो बैचेज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बैचेज बनाए जाते हैं, या 20 बैच है या 30 बैच है, तो फर्स्ट 5 और जो बैच है या 2 बैच है, ये मान के चलते वो स्टार बैचेज है और उनके ऊपर वो पूरा ध्यान देते हैं। बाकी वाले का केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। उनके जो टीचर्स आते हैं वो भी ज़्यादा उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते। और फिर एग्जामिनेशन जो वीकली एग्जाम्स होता है उसमें उनको मार्क्स दिए जाते हैं। बच्चा हमेशा कई बार अच्छा लाता है, कई बार खराब आ जाता है। वो रेटिंग अपना आप देख लेता है कि उस मेरी रेटिंग खराब हो रही। पेरेंट्स, मेरा तो ये सुझाव है इस पॉइंट पे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे कम से कम, अगर बच्चा 6 महीने पढ़ रहा है या 5 महीने पढ़ रहा है या 4 महीने पढ़ रहा है, तो 3 या 4 दिन के लिए इंडिपेंडेंटली बच्चों को वहां से हटा लेना चाहिए। उनके अलग से कैंप्स लगाना चाहिए, उनको गेम्स कराना चाहिए, उन बच्चों का इंटरेक्ट कराना चाहिए और फिर उनसे सीक्रेट रिपोर्ट लेनी चाहिए कि बच्चे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इसमें चाहे पेरेंट्स एग्री हो चाहे नहीं हो, पर अल्टीमेटली समथिंग हैज टू बी डन सो दैट इन इंडिपेंडेंट एटमोस्फियर, अच्छे एटमोस्फियर में बच्चा सोचे समझे कि वो अपना टाइम जाया कर रहा है या उसके लिए सही है या नहीं है, और वो रिपोर्ट्स फिर सर्कुलेट की जाए। और जो बच्चे इस टाइप के हैं उनको इंस्टीट्यूट से हटवाने के लिए उनको डायरेक्शन दिया जाए, जिन बच्चों को आप जबरदस्ती वहां नहीं रखें। चलिए, ये आपने बहुत क्रांतिकारी कदम बोला। हर्षा, समय नहीं, आपसे आपके पास लास्ट वर्ड के लिए। जो ग्वाला साहब कह रहे हैं कि बच्चे हटा लेने चाहिए, ये तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करने नहीं देगा। वो तो इन बच्चों को इसलिए भरता है कि एक बैच उनके पास टॉपर्स का है, उसको चमकाना है और इनसे जो है वो फीस लेनी है। देखिए मनोरंजन, जो फिगर्स है वो बिल्कुल अलार्मिंग है और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एज ए रिपोर्टर जब मैं वहां पर जाती हूँ और उन बच्चों को देखती हूँ जो मेरे बच्चे के एज के हैं, आई मीन दे आर ऑल 16, 17, 18, आपके और मेरे दोनों के बच्चे इस एज के हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग सब, आप, मैं, सोसाइटी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये ना एक मेरे लिए एक बहुत कठिन, मतलब इस डिस्कशन में भी शामिल होना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि एक बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतने सालों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कोटा पे और अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। हर साल में जब फिगर्स आना शुरू होते हैं ना, मेरे मन में ये आने लगता है कि इस साल कितने फिगर्स होंगे, रुकेगा या नहीं रुकेगा। जरूर। डॉक्टर शेखावत, लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे आप? एक चीज जो सबसे पहले करनी चाहिए कोटा वालों को। देखिए, एक तो हमको इनका स्क्रीनिंग करना चाहिए। जो बच्चे योग्य पाए जाए उन्हीं को एडमिशन दिया जाना चाहिए। जो नहीं हो उनको, हमको योग्यता का कोई पैमाना नहीं है आईआईटी और मेडिकल, हमको उनको ये समझाना चाहिए कि बच्चा इस तरह के कोर्स के लिए नहीं है, तो आप इसको किसी दूसरे कोर्स में भेजने की व्यवस्था करें या उनको समझाया जाना चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब माँ बाप का समझाना पड़ेगा। वो माँ बाप ज्यादा पुश करते हैं।
हाँ, अगर वो बिना बच्चा, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीटें लिमिटेड है। आप 100 बच्चे लेना चाहते हैं तो चाहे 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, 100 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो हमको एक तो जैसे पहले जो फर्स्ट यहाँ कोचिंग बंसल कोचिंग चलता था उसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था और बहुत लिमिटेड से बच्चे लिए जाते थे। अभी ये एक बहुत बड़ी भीड़ है जिनको ये लोग संभाल ही नहीं पा रहे, और इनको कोई ज्यादा बहुत प्रभावशाली लोग हैं, जैसा मैडम ने बताया, जैसा ग्वाला साहब ने बताया, कि ये इतने प्रभावशाली हैं कि आप इनका कुछ नहीं आप कर सोच सकते हैं। और इसलिए हमको ये कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बच्चा, और कोचिंग में भी आप कच्ची उम्र में बच्चों को लाते हैं, उनसे उनका बचपन खत्म हो गया। एक अच्छे से स्कूल में पढ़ के बच्चा आता है तो खेलता है, कूदता है, मैच्योर होता है, फिर उसमें परिपक्वता आती है। अगर आप उसको छोटी उम्र में सीधा कोचिंग में झोंक देंगे तो वो इस लायक ही नहीं होता कि वो इन चीजों को हैंडल कर सके। और उसको सुबह और शाम पढ़ाई 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 कहेंगे तो वो क्या करेगा बेचारा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी यहीं पे खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि बचपन बच्चों का खत्म हो रहा है, तो माँ बाप से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों के बचपन की ओर भी ध्यान दीजिए। हर बच्चा IIT मेडिकल करने के लिए नहीं बना है। यदि हर बच्चा वही करता तो हमारे जैसे लोग भी जो आपको खबरें ला के दे रहे हैं वो भी उसी दौर से गुजरे हैं। और अब एक जो स्वीकार करनी चाहिए सच्चाई, उसको सच्चाई को भी माँ बाप को स्वीकार करने की ज़रूरत है। हर्षा आपका, डॉक्टर शेखावत आपका, ग्वाला साहब आपका, साकिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, इस गंभीर मुद्दों पर कुछ बातचीत की। आज के मुद्दा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा था। मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा रुकिए और इस मुद्दे पे सोचिए कि हम अपने बच्चों पर बेवजह कितना दबाव डाल रहे हैं कैरियर को लेकर के। नमस्कार, कहीं जाइएगा नहीं। NDTV राजस्थान में खबरों का सिलसिला